आदाब नाज़रीन, इलेक्शन एजेंडा में आपका खैर मकदम है। पीर से लेकर जुमे तक इसी वक्त इसी जगह इलेक्शन एजेंडा में हम उन मौज़ूआत पर गौर करते हैं जिनकी तरफ किसी की नज़र नहीं जा पा रही है या कोई निगाह ले जाना नहीं चाहता है। एक है मुस्लिम वोट बैंक। ये हकीकत है या मफरूज़ा है। कहा जाता है कि कुछ सेकुलर जमातें, जो खुद को सेकुलर जमातें कहती हैं, उनका मुस्लिम वोट बैंक पर हक होता है। उस लिहाज से जो मुसलमानों के मसाइल हैं, जो उनके मौज़ूआत इस इंतखाबात में होने चाहिए, वो उनको तय करते हैं और ये सोचते हैं कि ये वोट तो हमारे पास हर हाल में ही आएगा। गुज़िश्ता कुछ इंतखाबात में हमने ये महसूस किया, जो मुस्लिम मसाइल हैं, जो मुसलमानों के, जो अक़लियतों के, ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों के मसाइल हैं, उन पर इन सेकुलर जमातों की निगाह उस अंदाज से नहीं जा रही है। वो खुद जो है ऐसा महसूस किया जा रहा है कि या तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही हैं, या उन्होंने ये मान ही लिया है कि एक किसी ख़ास जमात या किसी ख़ास सोच से घबरा कर, डर कर, खौफज़दा होकर ये जो वोटर है ये हमारे पास ही आएगा, जाएगा कहाँ। इस लिहाज से हम देखते हैं कि इन जमातों में जब टिकटों की तकसीम होती है, उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाता है, तो उसमें उस लिहाज से मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा जाता जिस लिहाज से पहले रखा जाता था। अभी हमने देखा मुरादाबाद की जो सीट है उस पर राज बब्बर के इंतखाब को लेकर काफ़ी जमातें हैं जो कांग्रेस को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रही हैं। यहाँ पर मुरादाबाद की सीट पर महसूस किया जा रहा था कि मीम अफजल साहब जो हैं, जो कांग्रेस के कौमी तर्जुमान हैं, साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं, इसके अलावा राशिद अलवी साहब जो हैं, उनकी भी निगाह थी, और उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे जो हैं अफजल सिद्दीकी, उनकी भी नज़र थी। लेकिन महसूस ये किया गया कि वहाँ पर राज बब्बर आ जाएंगे, और कहा जाता है कि मुल्क में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान बराह रास्त जो है वो वोटों के जरिए, अपने वोटों के जरिए जो है फैसला कर सकता है। लेकिन अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उसकी वो वक़्त और सकत नहीं है। इसी पर गौर करेंगे, क्या है मुस्लिम वोट बैंक की हकीकत। इस पर गौर करने के लिए हमारे दरमियान तीन शख्सियत मौजूद रहेंगी। मैं आइए उनसे आपका तारुफ करा दूं। अभी हमारे दरमियान हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा हैं जयराम विप्लव साहब, हम उनका खैर मकदम करते हैं। और हमारे दरमियान मौजूद हैं कांग्रेस रहनुमा सैफ अली खान साहब, हम इनका भी खैर मकदम करते हैं। विप्लव साहब, और हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से मौजूद रहेंगे सरकर्दा सहाफ़ी सरफराज आरजू साहब, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। विप्लव साहब, मुस्लिम वोट बैंक हकीकत है या सिर्फ एक शोर शराबा है जो आपकी पार्टी ज़्यादा मचाती है ताकि एक दूसरा वोट बैंक जो है वो इकट्ठा किया जा सके? देखिए, हमारी पार्टी के लिए तो वोट बैंक शब्द ही हमने नहीं गढ़ा। हम तो हमेशा 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, और नारा भी हमने दिया तो सबका साथ सबका विकास। तो इस विचारधारा को लेकर के चलते हैं। 130 करोड़ भारतीयों की चिंता करते हुए उनके हित में सरकार सारी योजनाएं और फैसले क्रियान्वित कर रही है। तो वोट बैंक वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको पूरी तरह से जनता का समर्थन हासिल नहीं है। वो केवल कुछ सियासी फायदे के लिए कुछ जमात को किसी का भय दिखाना, किसी का डर दिखाना और उनको अपने साथ जोड़े रखना। जबकि मुस्लिम वोट बैंक की बात जब होती है, खासतौर पे जब मीडिया में चर्चा होती है, तो मुस्लिम वोट बैंक को किसने अपना वोट बैंक बनाए रखा और उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया, तो उसका श्रेष्ठ उदाहरण कांग्रेस है। और कांग्रेस के ही इतने वर्षों के शासनकाल में जस्टिस मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट क्या कहती है, वो मुसलमानों के आर्थिक और शैक्षिक पक्ष को लेकर के क्या आंकड़े प्रस्तुत करती है, तो मुस्लिम वोट बैंक की पूरी स्थिति को दर्शाता है। और आज मुस्लिम समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो क्या केवल किसी एक पार्टी के लिए बंधुआ वोट बैंक बनकर के रह जाएंगे या फिर मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ करके देश के साथ चलेंगे। उस मुस्लिम वोट को अपनी तरफ लाने के लिए कोशिशें क्यों नहीं करती है? बिल्कुल, हम तो 130 करोड़ भारतीयों के लिए खुले मन से सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या सरकार की, मैं भाई देखिए बड़े साफ तौर पे कहना चाह रहा हूं कि क्या सरकार की कोई एक योजना बताइए जो किसी एक खास जाति या धर्म को ध्यान में रख करके बनाई गई हो और किसी एक योजना के लाभार्थी केवल एक धर्म विशेष के लोग हों।
कोई भी सरकार जो काम कर रही है, देखिए हम अपने पक्ष में लोगों को तो अपने काम से लाते हैं, और 5 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं, वो अगर राम के पास उसका लाभ पहुंच रहा है तो रहीम के पास भी पहुंच रहा है, अब्दुल के पास भी पहुंच रहा है, और किसी फ्रांसिस के पास भी पहुंच रहा होगा। मतलब आपका सबका साथ सबका विकास 5 साल जारी रहा, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल साहब क्या हकीकत है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ऐसे अहम मुद्दे के ऊपर जो है आपने भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाज सरकार को के जो प्रतिनिधि उनको भी बिठवाया, जो सिर्फ तारीफें कर रहे थे। अब मैं कुछ इनकी सरकार की रिपोर्टें ही सामने लाके जो है उनसे सवाल पूछूंगा, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी आपके चैनल पे हो जाएगा। पहली चीज इन्होंने इस्तेमाल की, सबका साथ सबका विकास। मुझे बता दीजिए साहब, क्योंकि माइनॉरिटी मुस्लिम्स के बारे में बात चल रही है, कितने मुस्लिम्स को विधानसभा में उत्तर प्रदेश में टिकट दे दिया? चलिए वो छोड़िए, एक नाम बता दीजिए। चलिए गुजरात में बता दीजिए, दे दीजिए साहब। स्टेट की बात कर रहा हूं, एक नाम, पार्टी का एक अभी पता चल जाएगा आपका। मैं कहूंगा उसके आंकड़े दे दीजिए ना भाई, आप तो वोट बैंक की रहनुमाई करने वाले व्यक्ति हैं। हमने तो जाति और पंथ देख करके किसी के साथ सच्चाई। अब मैं बताता हूं आपकी माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट। आप अपनी टिकटों के नाम बता दीजिए ना, जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आपने कितने लोगों को टिकट दिया, आप भी बताइए। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। मई 8, 2017 को माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट आती है। कहते हैं इतनी सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स के बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की तरफ से आज तक किसी पे एक्शन नहीं उठाया गया। ये आपका माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। वो छोड़िए, अब व्यक्तिगत रिपोर्ट कह रही है बाहर की। इस वक्त जो है रोम में एक ऐलान हुआ कि आप लोग माइनॉरिटी के इतने अगेंस्ट हैं कि 736 केसेस हो चुके। ये रोम में इस वक्त ऐलान किया गया है, जिसमें बताया है कि मोदी इज एंटी माइनॉरिटीज। चलिए साहब वो भी छोड़ दीजिए। एनुअल रिपोर्ट 2017 इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम की आई है साहब, जो माइक ने रिलीज की है, जिसमें वो बताते हैं वॉयलेंसेस अगेंस्ट माइनॉरिटी के जो है हमारे देश में बढ़ गए हैं जब से आपकी सरकार आई है। 97% अटैक्स हो रहे हैं गौ रक्षा के नाम के ऊपर। हामिद अंसारी साहब भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं जाते जाते। खैर बहरहाल, जिसमें मोटिवेटेड राइट्स हैं आपके, और जो है वॉयलेंसेस इंक्रीज हो गए हैं। चाहे रिलीजन रिस्ट्रिक्शन आप देश की बात करें, वो बढ़ चुका है। आपको पीयू की 2017 की रिपोर्ट बताना चाहता हूं, जो कहते हैं हमारा देश चौथे ऐसे स्थान पे इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन। नहीं मैं एसएचआई इंडेक्स का रिपोर्ट बताऊं, हम इस वक्त 10 सबसे खराब माना जाता है, 8.9 रैंक पे। सुनिए साहब, लेकिन वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आपके पास थी, आपके पास रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट भी मौजूद थी। उसके बावजूद आपने मुसलमानों के लिए वो नहीं किया। गुजरात में तो आप पूरी तरीके से मुसलमानों को नजरअंदाज करके बिल्कुल हिंदू आपने सवाल बनने के चक्कर में रहे। देखिए अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त ने भी बताया, ना राम के है ना रहीम के। ना राम का मतलब हो गया 182 मंदिर अभी स्टेट में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़वाने के ऑर्डर दिए हैं। आप मंदिर बना रहे हैं, गिरा रहे हैं। गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए ना, शब्द दूसरों के मुंह में मंदिर देखिए हमारा टॉपिक है, अब मैं हम के साथ रहीम के भी मैं सरफराज आनंद साहब को ला रहा हूं। रिपोर्ट मत करिए। सरफराज आनंद साहब 140 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से इंडियन नेशनल कांग्रेस ऊपर लेके आई। सरफराज आनंद साहब, आपने दोनों को सुना, भारतीय जनता पार्टी को भी सुन लिया आपने। मैं आ रहा हूं, संख्या दुगनी कर दी आपने साहब को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना और भारतीय जनता पार्टी को भी सुना। हमारा मौजूद है, क्या मुस्लिम वोट बैंक एक हकीकत है? क्या हकीकत था या अब हकीकत रह नहीं गया? बिल्कुल नहीं। ये एक मुस्लिम वोट बैंक का कोई वजूद ही नहीं है। सही मानों में देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक का कोई वजूद ही नहीं है। हिंदुस्तानी आबादी का 14 से 15% जो है मुसलमान वोटर है, और ये वो तादाद जो है जाकर बनती है 18 से 19 करोड़। और 19 करोड़ मुसलमान किसी एक पार्टी को वोट दें या किसी एक पार्टी के खिलाफ वोट दें, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। खुद रियासतों के अंदर मुसलमानों के दरमियान जो है वोटिंग के पैटर्न्स अलग रहे हैं। आसाम में AUDF भी है और कांग्रेस भी है। कांग्रेस को जो है आसामी बोलने वाले मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, और AUDF को जो है बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का वोट मिलता रहा है। पिछले इलेक्शंस का जो एनालिसिस हुआ है उसमें देखा गया है कि 50% आसामी वोटर, आसामी मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस को वोट देकर आए, और AUDF जो कि खालिसतन मुसलमानों की जमात है
उसको जो है वो 13 या 14% आसामी मुसलमानों का वोट मिलता है। तो ये कहना कि मुसलमान एक मोनोलिथ है और एक ऐसा जहाज है जो सिर्फ एक ही सिमत में चलता है, ये कहना जो है ये बिल्कुल गलत बात है। और ये सियासतदानों ने जो है अपने तौर पर जो है अपनी मुश्किलों को आसान करने के लिए इस मफरूज़े को जो है हवा दी है, इसको जो है खड़ा किया है, जबकि ये तय है और ये एक हकीकत है कि यूपी के मुसलमानों के मसाइल जो हैं वो बिहार के मुसलमानों के मसाइल से अलग हैं। महाराष्ट्र में खुद देख लीजिए आप, बंबई के मुसलमानों के मसाइल नागपुर के मुसलमानों के मसाइल से मुख्तलिफ हैं। गुजरात के मुसलमान जो है वो एक तरह से सोचते हैं, मध्य प्रदेश के मुसलमान दूसरी तरह से सोचते हैं। तो ये वोट बैंक का ख्याल जो है ये उछाला किसने है? वोट बैंक मुसलमान एक अक्सरियत, ये जो मुस्लिम वोट बैंक है ये सेकुलर वोट बैंक है, ये सेकुलर वोट बैंक है, ये बिल्कुल सेक्युलर वोट बैंक है। और इसने जो है इस मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न्स का अगर आप जायजा लें तो उन्होंने हर जगह सेक्युलर जमातों का साथ दिया है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश की पार्टियां रही हो। हम खुद देखते हैं कि भाई मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन है, उसका हल्का असर जो है वो हैदराबाद शहर के बाहर नजर ही नहीं आता। अब अगर आप वोट बैंक मुसलमानों को समझकर चल रहे होते तो वो जो 6-7 सीटें जो MIM को हमेशा से आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में जो है हैदराबाद की मिलती रही है, उसके बाहर उसका असर कहाँ नजर आता है? इसी तरह जो है मुस्लिम लीग केरला की ले लीजिए आप, केरला में मुस्लिम लीग के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने हमेशा 16 से 21 मेंबरान असेंबली जो है केरला में पहुंचाए हैं और यही उनका जो है पैटर्न रहा है कि 20% के आसपास जो है केरला की असेंबली की सीटें जो है मुस्लिम लीग के टिकट पर जीत के आने वालों के नाम होती हैं। अगर ये बातें अगर हम मान लेते कि मुसलमानों का कोई वोट बैंक है तो केरला का मुसलमान और आंध्र प्रदेश का मुसलमान और यूपी का मुसलमान और आसाम का मुसलमान और खुद बंगाल का मुसलमान अलग अलग तरह से वोट क्यों देता है? अगर हम लोग इन तो सरफराज आरूफ साहब फिर ये जो कुछ इलाकाई जमातें हैं, कुछ इलाकाई जमातें हैं जैसे RJD है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, या इस किस्म की जो दीगर जमातें हैं, वो मुस्लिम वोटों पर अपना हक क्यों समझते हैं? वो ये क्यों सोचते हैं कि ये वोट जो है हमारी तरफ ही आएगा? ये तो मान के चलेंगे कि वो एक खास जमात से घबराकर या उनसे जुदा होकर इन पार्टियों को वोट देता है, इनकी मोहब्बत में वोट नहीं देता, क्योंकि इनसे उसे मिला तो कुछ नहीं इतने वर्षों में इनको वोट देने के बावजूद। असल में यही तो सेक्युलरिज्म का छलावा है। मुसलमान हमेशा सेक्युलरिज्म के जो है धोखे में रहता है और ये समझता है कि बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं वो सेक्युलरिज्म की अनुयायी हैं और सेक्युलरिज्म को जो है फरोग देंगी। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो है दायरा सिमटता जा रहा है और ये सेक्युलरिज्म के नाम पर जो अब सियासत हो रही है उसमें तो हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के दरमियान भी जो है तफरीक नहीं रही। तो ये कहना कि मुसलमान ने हमेशा जो है सेक्युलर पार्टियों का साथ दिया है, सेक्युलर जमातों का साथ दिया है। जहां उसको लगा कि कांग्रेस ने उसके साथ धोखा किया तो उसने कांग्रेस को जो है खैरबाद कहा और समाजवादी पार्टी को या RJD को जो है गले लगाया। जहां उसके पास ऑल्टरनेटिव हुआ उसने जो है कांग्रेस से जो है तौबा कर ली और दूसरी जमातों की तरफ चला गया। लेकिन जहां पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मिसाल के तौर पे गुजरात में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, महाराष्ट्र में हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो कांग्रेस साहब आपने सुना, सरफराज आरूफ साहब को सुना आपने, और मुझे लगता है कि उनका तजुर्बा सहाफत का और हम सबका, आप भी ये बात मानेंगे कि देखिए कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो उस कांग्रेस से मुसलमान जो छिटका है उसकी वजह भी यही है कि कांग्रेस खुद को, पहले लोग कांग्रेस को कॉपी करते थे, कांग्रेस आज बीजेपी को कॉपी करने में लग गई है। नहीं देखिए, ये गलत एक वो होगा, स्टेटमेंट होगा कि कांग्रेस जो है कॉपी करने लग गई है। आप ये देखिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ की अगर आप बात करें या आप क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें, हर तरीके से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक एग्जाम्पल बन गई है। जीडीपी ग्रोथ आप देख लीजिए 10.8%, हम 3 मरतबा छू चुके थे, आज 8.5% भी कभी छुआ नहीं गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम 3 मरतबा छू चुके थे उससे जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग। आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। हालात में मुसलमान 2 डिजिट में थी और आज आप विकास दर 1 डिजिट में, चौथे स्थान पे थे। आज गंगा बह रही है। आप मुझे बताइए मुल्क के इन हालात में मुसलमान अगर आपकी तरफ आना चाहे तो किन वजूहात से आए? आपके पास जो मुस्लिम लीडर हैं
वो खुद अपनी सीट नहीं जीत पा रहे हैं। हालात ये है, आपने उनको ज्यादा मौके नहीं दिए, आपने उनको ऊपर उठाया नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं। मैं आपको आप बताइए, राज बब्बर को मुरादाबाद ले जाने की क्या जरूरत है? प्रदेश अध्यक्ष साहब वो एक एक्टर भी रहे हैं साथ में। उनकी जो वोट शेयर है मुरादाबाद से, अगर वो कंटेस्ट कर रहे हैं, पिछली सीट जो है अजरुद्दीन साहब के पास गई थी, आप ये भी देखिए। वो भी वो पूरा अगर आपको चाहिए, नहीं मैं कह रहा हूं अगर वो वहां से कंटेस्ट करते हैं तो मैं आपको यकीनन बताता हूं कि मुरादाबाद की सीट जो है वो हमारे फेवर में आएगी। आप बात करते हैं कि आपने मुस्लिम्स के लिए कहा कि आपकी वो करते हैं साहब, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो किसी भी देश में हज के लिए सब्सिडी आज तक नहीं दी गई सिवाय हमारे भारत के, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से। आप ये देखिए तेलंगाना में जो सब्सिडी है वो वैसे भी है, वो वैसे भी वो भी छलावा है। सही बात, सब्सिडी, अरे असली काम सब्सिडी भी एक छलावा है। बात करेंगे सऊदी अरब से बात करके हज जाने वालों की संख्या दुगनी कर दी। आज पूछ लीजिए ना इन्होंने क्या किया है माइनॉरिटीज के लिए। चलिए मुझे बताइए। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, रंगनाथ मिश्र आयोग की सच्चर समिति की रिपोर्ट 55 वर्षों के आपके कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड है। वो रिपोर्ट कार्ड पे आपने क्या किया भाई? नेता है जो मुस्लिमों को केवल एक तुष्टीकरण का छलावा दे करके। अरे विप्लव साहब, तुष्टीकरण होता मुसलमानों का तो मुसलमानों की हालत इतनी खराब नहीं होती। आप ही लोग कहते हैं तुष्टीकरण होता है, तुष्टीकरण होता है तो मुसलमानों की हालत कहाँ होती? तुष्टीकरण का अर्थ ये है कि आज केवल उनको छलावा देते रहे, आपने उनके विकास के लिए काम नहीं किया साहब। माइनॉरिटी के बढ़ चुका है हमारे देश में सारे आंकड़े आप रोम, इटली और हवाओं में बात मत करिए। रोम, इटली और अमेरिका से ही लाइए। कौन सी रिपोर्ट के थ्रू आप तो अपना नेता भी रिपोर्ट कर चुके हैं विदेश से। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट किसके शासन में आई? सच्चर समिति की रिपोर्ट किसके शासन में आई? और उस रिपोर्ट पर कांग्रेस ने क्या किया? अरे आप 55 वर्षों तक मुझे बता दीजिए, मुझे आप दोनों बता दीजिए कि मुस्लिम वोट बैंक है कि नहीं आपके पास? भाई हमारे लिए कोई वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों का वोट बैंक है। हम सबके लिए काम करते हैं। ये आप भटक रहे हैं, टोपी पहन कर घूम रहे थे, आज कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन करके क्यों घूम रहे? केवल चुनाव के वक्त। आज हमेशा जाते आ रहे हैं। अरे कभी नहीं। सरफराज आलम साहब, आखिर में आखिर में मैं आपके पास आ रहा हूँ। सरफराज आलम साहब, अपने धर्म के लिए किसी को भी नहीं चाहिए भाई। अभी बनिए, चुनाव करिए ऐसा नहीं। सरफराज आलम साहब देखिए, ये जब हम मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं, जब हम लोग हुकूक की बात करते हैं तो फिर ये जो है उस तरह की बातें होने लगती हैं। मुझे बताइए कि इस वक्त जब ये मुल्क में इंतखाबात लोकसभा के उसकी सरगर्मियां जारी हैं, तो उसमें जो एक मुस्लिम राय आम्मा है, जो एक सोच है, वो किस तरफ जाए? क्योंकि देखिए ना तो उसको तो ये मान के चल रहे हैं कि उसका वोट हमारे पास आएगा। अगर कहीं तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तीनों ही है, तो वहां वो जीतते हुए उम्मीदवार की तरफ जाता है। तो आखिर वो किस मौजू पर वोट दे, क्या मांगों पर वोट दे और किसको वोट दे, किस तरह सोचे वो राय आम्मा कैसे हमवार हो उसके लिए? मसला इस मामले में जवाब से वही है कि एक यकसा जवाब इसका नहीं हो सकता, और ये कि हर इलाके के और हर रियासत के हालात के हिसाब से और वहाँ का जो सियासी समीकरण है उसी के हिसाब से जो है वहाँ के मुसलमानों को जो है वोटिंग के अपने पैटर्न डिसाइड करने होते हैं। मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारी मेजर सियासी जमातों ने जो है मुसलमानों को जो है सियासत में हाशिए पर पहुँचा दिया है। कोई उनको उनकी आबादी के तनासुब के हिसाब से जो है टिकट नहीं देता, कोई उनको जो है ऐसी सीटें नहीं प्रोवाइड करता जिनको आप सेफ सीटें कहते हैं, जहां से उनका जीत कर आना यकीनी है। कोई इस बात को यकीनी नहीं बनाता कि असेंबली में और पार्लियामेंट में जो उनकी नुमाइंदगी है वो उनकी आबादी के तनासुब से हो। हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि लेकिन सरफराज आलम साहब, क्या मिल्ली कायद आप सियासी जमातों को तो इल्जाम दे सकते हैं। एक मिनट सरफराज आलम साहब, आप सियासी जमातों को तो इल्जाम दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे मिल्ली कायद हैं, क्या उन्होंने आजादी के बाद से आज तक हमारी सही रहनुमाई का फर्ज अदा किया? उन्होंने हमको 4-5 मामलात में उलझा के रखा। कब्रिस्तान की दीवारें चाहिए, उर्दू जबान को लेकर आप जो है अभी ये तलाक सलासा में उलझे रहे थे, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि में उलझे रहे। आप अपने असल मसाइल की तरफ लौट कर कब आए? यही बात मैं कह रहा हूं कि
कि सियासत में मुस्लिम लीडरशिप को जो है हाशिए पर पहुंचा दिया गया है। और ये आप जिसको लीडरशिप कहते हैं और मिल्ली कायद कहते हैं, ये कोई दो अलग अलग चीजें थोड़ी हैं। वही लोग जो सियासत में आपके सामने नुमाया तौर पर नजर आते हैं, वही आपकी मिल्ली क़यादत के दावेदार भी होते हैं। और अगर उनको जो है पार्टी या सियासी पार्टियां अगर उनको टिकट न दें और उनको इलेक्शन न लड़वाएं या हरवा दें या वो तो देखिए सियासी पार्टियों के मुसलमान लीडर हो गए तो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन साहब वो तो सियासी पार्टियों के मुसलमान लीडर हो गए, उसके बाहर सियासी पार्टियों बाहर कोई लीडरशिप नहीं है और मुस्लिम रहनुमा उसके बाहर कोई लीडरशिप हिंदुस्तान में नहीं है। जी नहीं, मिल्ली कायद है हमारे पास, मुस्लिम जी जो मिल्ली कायद जो है वो तंजीम है हमारे पास, जो जमात उलमा हिंद वगैरह है। तो क्या वक्त नहीं है कि ये लोग सियासत में आए? नहीं, लेकिन हम लोगों ने, पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों ने यहां पर कहीं भी अपना कोई एक ऐसा कुल्लियत मुकर्रर नहीं किया है कि जिसके तहत उनको जो है काम करना है। यहां पर मैं समझता हूं कि इंतशार जो है वोटर्स में, मुस्लिम वोटर्स में और तमाम वोटर्स में जिस तरह का होता है, वो इंतशारी जो है वो उनकी निजात का सबब बन सकता है। अगर एक सियासी जमात के, जिसको कहते हैं ना, वी शुड नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, अगर मुसलमान जो है अपने वोटों को जो है तदब्बुराना अंदाज में जो है तमाम सियासी पार्टियों के दरमियान तकसीम करें, तो मैं समझता हूं कि उनकी सियासी पोजीशन जो है वो पहले की तरह बहाल हो सकती है और उनका जो से है पॉलिटिक्स में और हुकूमत साजी में, वो जो उनका जो दबदबा हो सकता है वो एक बार फिर बहाल हो सकता है। लेकिन जब तक बहुत अच्छी बात है, बस एक अपने लिए कोई लाहे अमल तैयार नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। विप्लव साहब, मुझे बताइए कि जो ये मुस्लिम वोटर हैं उनको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए चूंकि बार बार दूसरे दलों की तरफ से एक कम्युनल सेक्युलर ये डिबेट चलाई जाती है, हमने तो इस डिबेट को पूरी तरह से डिरेल किया है। हम 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं और जहां तक मुस्लिमों के हक और उनकी बेहतरी के लिए है तो भारत सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय काम कर रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के तभी माइनॉरिटी का जो कमीशन है वो चिल्ला अरे आप छोड़िए ना भाई, 50 सालों का हिसाब मांगेगा तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगी आपकी। किसी लीडर पे एक्शन नहीं उठाया। बात खत्म कर रहे हैं, बात जी। आपसे 55 सालों का हिसाब मांगेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बता रहा हूं ना हम पैदा हुए थे ना तब से कांग्रेस लूट खसोट करती आ रही है। 12 लाख करोड़ इस देश का लूट लिया कांग्रेस ने। 12 लाख करोड़। अब्दुल कलाम साहब का नाम लेते हुए आपको शर्म आनी बात करते हैं हम हर बार को। उनको कौन राष्ट्रपति जैसे पद पर उनको सुशोभित किया? कौन लोग थे वो? जवाब नहीं मिलता। अरे कौन लोग थे भाई? मुस्लिम्स के लिए पूछो, कौन लोग थे? जवाब नहीं मिलता। कौन लोग थे? मैं सिक्स के लिए पूछूंगा तो आप जवाब नहीं मिलता है। पूछिए 55 वर्ष तक जवाब नहीं मिलता है। मिलाने वाले आज 55 महीने का हिसाब मांगने का हक नहीं रखते। हम 130 करोड़ भारतीयों के हक की बात कर रहे हैं। कोई योगदान नहीं आपका। सरकार ने कहा स्पष्ट रूप से, प्रधानमंत्री जी ने, आज मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में जहां उनकी संस्कृति एक और जहां धर्म का प्रतीक कुरान होगा तो दूसरी ओर उनके हाथ पर कंप्यूटर भी होगा, लैपटॉप भी होगा। क्या कर रहे हैं काम? आज काम बताइए, युवाओं के लिए जो काम हुआ है, हुनर और उस्ताद जैसे जो कार्यक्रम चलाए गए, उस कार्यक्रम में आपको 10 साल बताएगा हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कितना काम किया है। साहब 55 वर्षों का हिसाब दे दो। आखिरी मिनट है, रंगनाथ मिश्रा कमाल साहब मेरी बात सुनिए। मोदी जी कहते हैं गणेश भगवान जी जो है वो प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है। देखिए इस तरह की बातें माननी चाहिए। आप ये धार्मिक बातें मत करिए। नहीं इस तरह की बातें नहीं है। मुझे बता दीजिए, न ये मुसलमानों के हैं, मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कांग्रेस पार्टी इंतखाबात में मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए क्या कोई मुस्बत लाएअमल लेकर आएगी, कुछ लेकर आएगी, या वो सिर्फ जो गुजरात में जिस तरह वो जनेऊ लेके घूमे थे उसी तर्ज पर आगे बढ़ेगी? साहब मैंने अभी आपको बताया कि 140 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से इंडियन नेशनल कांग्रेस ऊपर लेके आया। इसमें काफी मुसलमान भी हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, हमारे देशवासी हैं। आज मुझे बताइए ना, बताइए फिगर बताइए क्यों आपको धार्मिक रंग देने की जरूरत पड़ गई चुनाव को? क्यों गंगा मैया की आरती करने की जरूरत पड़ गई? केवल चुनाव में ले लीजिए, केवल चुनाव में नहीं तो घर पे जाके बोलिएगा सबका साथ सबका विकास। अरे केवल चुनाव में चैनल पे पहनने वाले बोला जाएगा।
क्यों और फ्री आखिर में आप ये बताइए, कुछ कर रहे हैं जैसे आप। महाराष्ट्र में हम औरंगाबाद वगैरह में सुन रहे हैं MIM की दस्तक है, तो क्या मुसलमान MIM के साथ जाएगा वहां पर? वो वोट बैंक इस अंदाज से सोचेगा, या वो वहां पर भी देखेगा कि सेकुलर वो वोट जो है तकसीम ना हो? वहाँ पर औरंगाबाद की सिचुएशन तो ज़रा मुख्तलिफ है। वहाँ का तो शिवसेना का जो उम्मीदवार है वो भी मुसलमानों में मकबूल है, तो वहाँ तो आप इस कायदे को जो है नाफिज नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि MIM का अपना एक वोट बैंक है, उसको वहाँ पर 3 जो असेंबली सेगमेंट्स थे उसमें तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, और वो वोट जो है वो अगर उन्होंने बरकरार रखे तो वो औरंगाबाद की सीट में जो है वो अपना कुछ ना कुछ असर ज़रूर दिखा सकते हैं। और वहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हमारा जो है वक्त जो है यहाँ पर भी साथ में रहेगी, खिताब पजीर हो रहा है। लेकिन नाजरीन, जहां तक मुस्लिम वोट बैंक की बात है, अगर कभी रहा होगा तो मेरे ख्याल में रहा नहीं है, और अगर कभी रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि रहेगा, और है मुझे नहीं लगता कि है। मुस्लिम वोट बैंक एक ऐसा मफरूज़ा है जिसको उछाल कर जो है दीगर वोट जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, और उससे जो है आपका नुकसान किया जाता है। इंतखाबात में सभी उम्मीदवारों को गौर से देखिए, परखिए, और उसमें जो उम्मीदवार आपको काबिल लगे, लायक लगे, आपकी लायक लगे, उसी की तरफ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर इसी वक्त इसी जगह इलेक्शन एजेंडा के साथ हाजिर होंगे। आदाब।